गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं। ऑन नोट करेंगे। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ कैपिटल एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स each of which can occupy two energy levels of energies epsilon 1 and epsilon 2 with corresponding degeneracies G1 and G2. समटाइम नॉन डिजेनरेट केस होगा तो G1 G2 वैल्यूज बन जाएंगे। फर्स्ट लेवल की प्रोबेबिलिटी जो आपको लास्ट लेक्चर तक सम प्रॉब्लम्स में डिस्कस किया है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड डिजेनरेसी, G1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय G1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन 1 प्लस G2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन 2। लेवल P2 की लेवल एप्सिलॉन 2 की प्रोबेबिलिटी P2 is equal to G2 exponential minus beta epsilon 2 divided by G1 exponential minus beta epsilon 1 plus G2 exponential minus beta epsilon 2। टू लेवल सिस्टम में आप n पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रोबेबिलिटीज लेवल की P1 P2 आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन डिस्कस हो गया। तो कई बार आपको यहाँ पे पॉपुलेशन और लेवल 1 और लेवल 2 पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स में नोट करा रहा हूँ, प्रॉब्लम के टाइम पे आपको ये रिकॉल होने चाहिए। पॉपुलेशन ऑफ लेवल 1, इसको आप यहाँ पे N1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप फर्स्ट लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन फाइंड कर रहे हैं लेवल 1 के लिए, तो लेवल की प्रोबेबिलिटी में अगर आप टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल का पॉपुलेशन आपको फाइंड हो जाएगा। NP1 पॉपुलेशन ऑफ लेवल 2 दैट इज N2, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप लेवल 2 की प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉपुलेशन आपको फाइंड हो जाएगा। तो सम टाइम पॉपुलेशन के लिए आपको प्रॉब्लम पूछेगा, सम टाइम आपको फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स पूछेगा। फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन लेवल 1। फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए आपको फाइंड करना है N1 बाई N, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कितना पार्ट फर्स्ट लेवल में। और ये इस एक्सप्रेशन को अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन लेवल 2 दैट इज N2 बाई N दैट इज P2। अगर these फ्रैक्शंस को आप टू लेवल सिस्टम के लिए ऐड करेंगे तो P1 प्लस P2 वैल्यू 1 बनेगा। बोथ प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा। अगर बोथ लेवल के पॉपुलेशन को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनेगा। सम टाइम आपको रिलेटिव पॉपुलेशन पूछा जाएगा। रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ लेवल 2 विद रेस्पेक्ट टू लेवल 1। तो रिलेटिव पॉपुलेशन के लिए आपको रेशियो फाइंड करना है N2 बाई N1। ये एक्सप्रेशन आप एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में भी यूज करता है। तो N2 बाई N1 अगर आप दिस टर्म को डिवाइड कर दें तो P2 बाई P1 बनेगा। और ये प्रोबेबिलिटी रेशियो अगर आप यहाँ पे फाइंड करेंगे तो डिनोमिनेटर टर्म बोथ टर्म के लिए कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूमरेटर टर्म के रेशियो से आप रिजल्ट फाइंड करेंगे G2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाई G1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन 1। अगर लेवल नॉन डिजेनरेट है तो G2 बाई G1 वैल्यू 1 हो जाएगा। अदरवाइज G2 बाई G1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1, ये रिलेटिव पॉपुलेशन बनेगा। जो आप एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में अगर नॉन डिजेनरेट टेबल के लिए आप चेक करें तो ये रेशियो 1 हो जाएगा। ये आप रिलेटिव पॉपुलेशन पड़ता है। तो ये पॉइंट्स आपको दीज स्टेटमेंट जो नोट कराए प्रॉब्लम में क्या पार्ट पूछा है वो करके आपको प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से रेड करना है। केमिकल एंसेंबल में नेक्स्ट सिस्टम डिस्कस करते हैं, सिस्टम ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स।
और इसी में आप मैग्नेटिक डाइपोल्स में स्पिन हाफ या अनदर स्पिन के लिए आप ये मैग्नेटिक सिस्टम को यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। स्टेटमेंट नोट करेंगे यहाँ पे। कंसीडर सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। नहीं सर, क्लियर क्लियर है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम रहा होगा। कंटिन्यू करते हैं। कंसीडर सिस्टम ऑफ कैपिटल एन स्पिन हाफ डाइपोल्स। अगर स्पिन हाफ पार्टिकल ले रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल के मैग्नेटिक मोमेंट का कंसेप्ट आता है जो क्वांटम मैकेनिक्स में आपको डिस्कस किया है। तो मैग्नेटिक डाइपोल वर्ड यहाँ पे यूज हो गया। अगर कोई अनदर स्पिन कंसीडर करेंगे सिमिलर वे में आप रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। कंसीडर सिस्टम ऑफ कैपिटल एन स्पिन हाफ डाइपोल्स ईच ब्रैकेट में नोट करेंगे ईच ऑफ विच एन ओरिएंट पैरेलल एंड एंटी पैरेलल to magnetic field. And having magnitude of magnetic moment mu. ब्रैकेट के बाद नोट करेंगे दैट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड of intensity magnetic field intensity h से रिप्रेजेंट करा where h naught is constant and m cap is unit vector along a particular direction placed in magnetic field of intensity and fixed in space and fixed in space comma के बाद नोट fixed in space and in thermal equilibrium at absolute temperature capital T। देखो जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं तो सॉलिड स्टेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप स्टडी करते हैं सॉलिड मटेरियल के लिए। दैट टाइम पे भी आप ये जो वहाँ पे सॉलिड में एटम्स कंसीडर करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए आपको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक दीज पार्ट के लिए आपको कभी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूट करेगा, कभी आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूट करेगा, कभी बोथ रिजल्टेंट से जो पार्ट आया होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड मटेरियल के लिए आपको फाइंड होगा। तो यहाँ पे ओनली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, ऑर्बिटल पार्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ऑर्बिटल पार्ट से डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता है या सॉलिड स्टेट में पड़े होंगे। तो यहाँ पे ओनली आपको स्पिन हाफ डाइपोल के कंडीशन से आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। तो एक पॉइंट यहाँ पे नोट किया है फिक्स इन स्पेस। समटाइम ऐसा हो सकता है कि अगर कोई गैसियस सिस्टम है तो गैसियस सिस्टम के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो मैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स हैं तो वो मूव कर सकते हैं। जो मूव करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि उनको डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल ना, तो उसकी आप डिस्टिंग्विश फैक्टर इंक्लूड करें। बट यहाँ पे ये फिक्स इन स्पेस से आपको आइडिया रहेगा, कहीं वर्ड आएगा लोकलाइज्ड इन स्पेस और फिक्स इन स्पेस। अगर कोई एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, तो ये इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अपनी स्पिन ओरिएंटेशन को चेंज कर सकता है। समटाइम ये पैरेलल हो सकता है, समटाइम ये एंटी पैरेलल हो सकता है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर इसका स्पिन अप है तो नेक्स्ट टाइम पे हो सकता है कि इसका स्पिन डाउन चला जाए, ओरिएंटेशन सेम पोजीशन पे चेंज हो जाए। तो फिर अगर ये फिक्स है तो पॉसिबिलिटी है कि आप इन मॉलिक्यूल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये फिक्स इन स्पेस से या लोकलाइज इन स्पेस से आपको आइडिया रहेगा कि आपको डिस्टिंग्विशेबल केस कंसीडर करना है। तो मैंने पॉइंट आपको हिंट किया कि जब सॉलिड मटेरियल पढ़ता है तो मोस्टली केसेस में आप ये जो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, पार्टिकल्स ले रहे हैं, दैट केस में आप ये डिस्टिंग्विश फैक्टर इंक्लूड करेंगे। अगर गैसियस सिस्टम है तो वहां पर आप इनडिस्टिंग्विश केस कंसीडर कर सकते हैं। तो आपको जो स्टेटमेंट बनाना होता है, इस स्टेटमेंट को प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से रिलेट करके आप आर्टिकल का रेफरेंस लेके भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपको यहाँ पे स्टेप्स फॉलो होंगे उनको अप्लाई करके प्रॉब्लम के लिए आप प्रॉब्लम के टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सिंगल डाइपोल के लिए अगर पार्टीशन फंक्शन फाइंड हो जाए तो आप सिस्टम के लिए पार्टीशन फंक्शन इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे मैंने हिंट किया कि फिक्स इन स्पेस से डिस्टिंग्विशेबल फैक्टर आपको इंक्लूड होगा। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए आप पावर n करके सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। बट सिंगल डाइपोल के लिए पार्टीशन फंक्शन अगर आपको फाइंड करना है तो सिंगल डाइपोल के लिए एनर्जी की पॉसिबल वैल्यूज का आपको आइडिया होना चाहिए, जो क्वांटम मैकेनिक्स में आपको स्पिन वाले चैप्टर में मैंने हिंट किया हुआ है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के इंटरेक्शन से एनर्जी राइज होगा। सिंगल पार्टिकल एनर्जी जो एप्सिलॉन से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, या हैमिल्टोनियन सिंगल पार्टिकल के लिए सपोज मैंने HI इंक्लूड कर दिया ith पार्टिकल के लिए, ये माइनस म्यू डॉट b बना। ये आपको क्वांटम मैकेनिक्स में भी हैमिल्टोनियन किया। अब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के इंटरेक्शन से, क्योंकि स्पिन हाफ पार्टिकल ओनली टू ही पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मैग्नेटिक मोमेंट ओरिएंट होगा या एंटी पैरेलल। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप म्यू h रिप्रेजेंट करता है।
बट अगर यहाँ पे इसको फ्री स्पेस में नोट करना हो तो ये म्यू नॉट एच, बट यहाँ पे सेम नोटेशन यूज हो रहे थे म्यू और ये पार्ट, इसलिए मैंने इस म्यू नॉट को 1 कर दिया, जो मैग्नेटिक परमिटिविटी वाला कंसेप्ट है, क्योंकि इससे थर्मल प्रॉपर्टीज में कांस्टेंट फैक्टर से मॉडिफिकेशन होगा, बाकी वेरिएशन टेंपरेचर के रेस्पेक्ट में सेम रहेगा। तो ये अगर आप यहाँ पे प्लेस करेंगे म्यू नॉट को 1 कर दिया तो सेम रिजल्ट म्यू डॉट एच बनेगा, और स्पिन ओरिएंटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी की 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, माइनस म्यू एच और प्लस म्यू एच। ये क्वांटम मैकेनिक्स में म्यू बी और माइनस म्यू बी आपको नोट करना है। अगर इसके मैग्नेटिक प्लस साइन को आप एप्सिलॉन कंसीडर कर लें तो एनर्जी की 2 वैल्यूज बनेंगी, यहाँ पे प्लस एप्सिलॉन और एक माइनस एप्सिलॉन। अब सम टाइम ये एप्सिलॉन में आप रिजल्ट यूज कर सकते थे, तो ये वैल्यूज आपको यहाँ पे 2 लेवल सिस्टम आपको फाइंड हो गया, ईच लेवल एनर्जी एप्सिलॉन और माइनस एप्सिलॉन। तो सिंगल पार्टिकल के लिए 2 एनर्जी वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल है, और यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है कि किसके लिए प्लस होगा, किस ओरिएंटेशन के लिए और किसके लिए माइनस, क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटीज है पार्टीशन फंक्शन फाइंड करने के लिए, आपको डिजेनरेसी और कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी की रिक्वायर्ड है। तो सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन आप इजीली यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, सिंगल डाइपोल के लिए पार्टीशन फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। द पार्टीशन फंक्शन of a spin half dipole on single particle partition function, जो आप Q1 से रिप्रेजेंट करेंगे समेशन ओवर I Gi एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन I। नॉन डिफिनिट केस है, 2 एनर्जी पॉसिबल है, एक्सपोनेंशियल माइनस ये नेगेटिव एनर्जी प्लेस करेंगे तो एक्सपोनेंट वैल्यू प्लस हो गया, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बीटा म्यू एच प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू एच। जब प्लस एनर्जी प्लस प्लेस करेंगे तो एक्सपोनेंट माइनस होगा, नेगेटिव एनर्जी के लिए एक्सपोनेंट प्लस हो गया। तो ये आपको पार्टीशन फंक्शन बनता है, और इस पार्टीशन फंक्शन को आप कॉस हाइपरबोलिक नोट कर सकते हैं, 2 कॉस हाइपरबोलिक बीटा म्यू एच। तो सिंगल डाइपोल के लिए पार्टीशन फंक्शन यहाँ पे फाइंड हो गया, और सिस्टम के लिए पार्टीशन फंक्शन फाइंड करना है, डिस्टिंग्विशेबल केस है, नंबर ऑफ पार्टिकल आपको गिवन है, सिस्टम के लिए पार्टीशन फंक्शन आप फाइंड कर सकते हैं। सी रिजल्ट को आप एप्सिलॉन में भी नोट कर सकते थे, अगर कहीं रिक्वायर्ड होगा तो एप्सिलॉन में आप इसको प्लेस कर सकते हैं। तो सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन जो सिंगल डाइपोल के लिए पार्टीशन फंक्शन है वो डिफरेंट फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कॉस हाइपरबोलिक बीटा म्यू एच, सी पार्ट को 2 कॉस हाइपरबोलिक म्यू एच बाई केवीटी, और म्यू एच को चाहे तो एप्सिलॉन फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं, एप्सिलॉन बाई केवीटी। अब सिस्टम के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का टेंपरेचर वेरिएशन चेक करने के लिए आपको सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। The partition function of the system this Qn function of t and v is equal to Q1 function of t and v power n, 2 cos hyperbolic mu h by kBt total power n। सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन फाइंड हो गया, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी माइनस केबीटी ln ऑफ पार्टीशन फंक्शन माइनस n केबीटी ln ऑफ 2 cos हाइपरबोलिक म्यू एच बाई केबीटी। सिस्टम के लिए आपको इंटरनल एनर्जी और एवरेज थर्मल एनर्जी फाइंड करना होगा। Average energy of the system, that is minus kBt square del by del t of ln of partition function। यहाँ पे टेम्परेचर के टर्म्स में पार्टीशन फंक्शन आपको गिवन है, kBt square sh del by del t ln of 2 cos hyperbolic mu h by kBt total power n, लॉग प्रॉपर्टी से n मल्टीप्लाई है, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको इंटरनल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड हो जाएगा मैग्नेटिक सिस्टम के लिए। n kBt स्क्वायर sh लॉग फैक्टर का डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 cos हाइपरबोलिक mu h by kBt, 2 cos हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन करेंगे 2 sin हाइपरबोलिक mu h by kBt, इसके आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो mu h by kb कांस्टेंट है, और 1/t का डिफरेंशियल किया तो माइनस 1/t स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो टी स्क्वायर टर्म कैंसिल आउट हो गए, केवी टर्म कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस एन म्यू एच ये 2 फैक्टर एडजस्ट हो गए, और साइन बाई कॉस इट इज tan हाइपरबोलिक
म्यू एच बाई के बी टी। आपको इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम आपको फाइंड हो गया। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी भी पूछा है, इंटरनल एनर्जी भी पूछा है, पार्टीशन फंक्शन के सिस्टम के लिए पूछा गया है। सी से आगे सम प्रॉपर्टी जो सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, मैग्नेटाइजेशन का टेंपरेचर वेरिएशन पूछ सकता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पूछा जा सकता है, स्पेसिफिक हीट पूछ सकता है। तो आपको ऑल एक्सप्रेशंस मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन मेमोराइज कर लें तो जो रिजल्ट आपको रिक्वायर्ड होगा वो आगे स्टेप्स फॉलो करके फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको हेल्महोल्ट्ज एनर्जी पता है, इंटरनल एनर्जी पता है, आपको स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है, इंटरनल एनर्जी से del U by del T एट कांस्टेंट n and v फाइंड कर सकते हैं, या आप हेल्महोल्ट्ज एनर्जी से फाइंड कर सकते हैं माइनस T del 2 A by del T स्क्वायर। ये सिस्टम का डिफरेंशिएशन टेंपरेचर के टर्म्स में डिफरेंशिएशन करेंगे, n mu h कांस्टेंट, tan हाइपरबोलिक का डिफरेंशियल करेंगे, sec हाइपरबोलिक स्क्वायर mu h by kbt, आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, mu h by kb कांस्टेंट और 1 by t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 by t स्क्वायर। माइनस साइन एडजस्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे kb टर्म मल्टीप्लाई कर लें और kb टर्म डिवाइड कर लें, cb इज इक्वल टू n kb mu h by kb t होल स्क्वायर sec हाइपरबोलिक स्क्वायर mu h by kb। ये आपको स्पेसिफिक हीट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड हो जाएगा मैग्नेटिक सिस्टम स्पिन हाफ डाइपोल्स के लिए। अगर आपको मैग्नेटाइजेशन फाइंड करना है तो मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज माइनस del A by del H इन टर्म्स ऑफ हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। आपको हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन बताया, इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, n kbt, ये टर्म कांस्टेंट, माइनस माइनस प्लस ln फैक्टर का डिफरेंशियल करेंगे, 1/2 cos हाइपरबोलिक mu h by kbt, 2 sin हाइपरबोलिक mu h by kbt, आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे h के रेस्पेक्ट में तो mu by kbt, एंड मैग्नेट kbt टर्म कैंसिल आउट हो गया, n mu sin by cos tan हाइपरबोलिक mu h by kbt। ये मैग्नेटाइजेशन की एक्सप्रेशन बनेगी। सॉलिड स्टेट में भी आप मैग्नेटाइजेशन फाइंड करते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फाइंड करते हैं, बट रिकॉल करें, हो सकता है एनटी में भी आपने रिलेशंस पढ़े हो, तो वहाँ पे एक एजम्पशन होता है लीनियर मटेरियल। जब लीनियर मटेरियल लेंगे तो जो वेरिएशन है वो h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, तभी मैग्नेटाइजेशन हो सकता है आप लोगों ने a by h पढ़ा हो या a by b पढ़ा हो। ऐसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का जो आप डेफिनेशन पढ़ते हैं हो सकता है सॉलिड स्टेट में m by b और m by h पढ़े, बट ये जो रिलेशन है वो सिर्फ लीनियर मटेरियल्स के लिए है। ये जो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन h के लीनियरली प्रोपोर्शनल होगा, बट अगर अदर देन लीनियर वेरिएशन है तभी डेरिवेटिव्स में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये पॉइंट रिकॉल हो रहा होगा सभी को? यस सर। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि लीनियर वेरिएशन हो, इसलिए करेक्ट डेफिनेशन डेरिवेटिव के टर्म्स में यहाँ पे डिफाइन किया, मैग्नेटाइजेशन इन टर्म्स ऑफ हेल्महोल्ट्ज एनर्जी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। That defined as del m by del h। In terms of Helmholtz energy, मैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन पेश करेंगे, this is second order derivative, minus del 2a by del x square। और ये टर्म का डिफरेंशिएशन करें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको यहाँ पे फाइंड है, del m by del h करेंगे तो आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वेरिएशन पता चलेगा, n mu कांस्टेंट, tan हाइपरबोलिक डिफरेंशिएशन sec हाइपरबोलिक स्क्वायर mu h by kbt, mu by kbt। ये आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए वेरिएशन बताएगा। तो कोई भी रिजल्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बट आप दीज एक्सप्रेशंस को मेमोराइज करके एग्जाम में प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं वेरिएशन में मिस्टेक हो जाएगा, साइन में मिस्टेक हो सकता है। तो जो रिजल्ट्स आपको फाइंड करने हैं, अगर आप उनको पार्टीशन फंक्शन से रिलेट करेंगे तो जो स्टेप रिक्वायर्ड होगा उसके लिए स्टेप आप फॉलो करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एंट्रोपी फाइंड करना होगा तो एंट्रोपी की डेफिनेशन माइनस del A by del T। अगर आपको पार्टीशन फंक्शन पता है तो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी डायरेक्टली आपको पता चल गया, डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करके आप एंट्रोपी फाइंड कर। तो मैग्नेटिक सिस्टम के लिए जब आपको कोई रिजल्ट पूछा जाएगा तो लाइक दिस स्टेप्स फॉलो करेंगे, प्रॉब्लम आप कंप्लीट कर सकते हैं। आर्टिकल से सम प्रॉब्लम्स डायरेक्ट पूछे हैं। पेज नंबर 41, प्रॉब्लम नंबर 21।
स्टेटमेंट रीड कर लीजिए. A system of capital and localized non-interacting spin-half ions of magnetic moment mu each is kept in an external magnetic field H. If the system is in thermal equilibrium at temperature T, then Helmholtz energy of the system is. अगर आर्टिकल का रेफरेंस लेते तो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी आपको यहाँ पे सिमिलर नोटेशन में मैंने डिस्कस किया हुआ है. माइनस एन केबीटी एल एन टू कॉस हाइपरबोलिक म्यू एच वाई केबीटी. सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा. अगर आपको मेमोराइज नहीं है तो पार्टीशन फंक्शन में सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन मेमोराइज कर लें. ये स्टेटमेंट को रेफरेंस लेके तो आप हेल्महोल्ट्ज एनर्जी फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम. पेज नंबर 57, प्रॉब्लम नंबर 23. पेज नंबर 57, प्रॉब्लम नंबर 25. पेज नंबर 62, प्रॉब्लम नंबर 30. स्टेटमेंट रीड करें, ट्राई करें. Page number 57, problem number 23. A gas of capital N spin-half particles and magnetic moment mu each is kept in uniform magnetic field induction B at temperature T. Then average energy of the gas is. अगर आप नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स ले रहे हैं तो अगर वन पार्टिकल की एवरेज एनर्जी फाइंड कर लें तो सिस्टम के लिए आप n नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं. तो एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवरेज एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल. वन पार्टिकल के लिए टू एनर्जीज अलाउड है, एक म्यू बी और एक माइनस म्यू बी. माइनस म्यू बी एनर्जी अगर आप ले रहे हैं एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंट टर्म प्लस आएगा बीटा म्यू बी प्लस म्यू बी एनर्जी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू बी डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल बीटा म्यू बी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू बी. अगर आप इस एक्सप्रेशन से माइनस म्यू बी कॉमन ले लें, एक्सपोनेंशियल बीटा म्यू बी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू बी डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल बीटा म्यू बी माइनस प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू बी. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऑप्शन थे इसलिए मैंने आपको ये ड्राइव करा दिया. अदरवाइज ये रिजल्ट आप यहाँ से इस टेन हाइपरबोलिक वैल्यू को एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट करके तो रिजल्ट इससे रेफरेंस लेके भी आप कंपेयर कर सकते हैं. ओनली नोटेशन में एक माइनर चेंज है. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच में रिजल्ट है और प्रॉब्लम में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी के टर्म्स में रिजल्ट है. ये कंपेयर कर सकते हैं. अगर लास्ट ऑप्शन में न्यूमरेटर में जो सेकंड एक्सपोनेंशियल टर्म है अगर वहाँ पे माइनस इंक्लूड कर लें तो डी ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा. तो ये टर्म को आप वहाँ पे नोटबुक में करके नोट करेंगे तो डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा. ऐसे करेक्ट नहीं है, आप ये टर्म को वहाँ पे मॉडिफाई कर लेंगे, दोनों टर्म सेम आ रहे हैं और डिफरेंस वैल्यू 0 बन जाएगा. तो प्रिंटिंग एरर है, उसको करेक्ट कर लीजिए. प्रॉब्लम नंबर 25. A particle of spin-half and magnetic moment mu is in a magnetic field B. Its partition function is. अगर यहाँ पे B जो एनर्जी पार्ट था ये सच B के टर्म्स में एनर्जी म्यू बी और माइनस म्यू बी कंसीडर करें तो पार्टीशन फंक्शन वैल्यू 2 cos हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी बनेगा. और बीटा वैल्यू प्लेस करेंगे तो आपको पार्टीशन फंक्शन वन स्पिन-हाफ पार्टिकल के लिए 2 cos हाइपरबोलिक म्यू बी बाई केबीटी सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन. सेकंड ऑप्शन करेक्ट. पेज नंबर 62, प्रॉब्लम नंबर 30. स्टेटमेंट रीड करिए और ट्राई करिए. पेज नंबर 62, प्रॉब्लम नंबर 30. Partition function of an ensemble at temperature T is Z is equal to 2 cos hyperbolic epsilon by kb. Total power n. Where kb is Boltzmann constant, the heat capacity of this ensemble at T is equal to epsilon by kb is x time n kb, where the value of x is up to 2 decimal places.
अगर आप जो आर्टिकल अभी मैंने डिस्कस किया उसको रेफरेंस लेते तो ये आपको हीट कैपेसिटी के लिए मैंने एक्सप्रेशन डिस्कस किया हुआ है। तो रिकॉल करिए, यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन में भी पार्टीशन फंक्शन को कन्वर्ट किया। ये पार्ट सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन, अगर इस म्यू एच को एप्सिलॉन से रिप्लेस करें तो सेम पार्टीशन फंक्शन आपको दिया है। और इस पार्टीशन फंक्शन से जब आप सीवी वैल्यू फाइंड करेंगे तो पहले आपको इंटरनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, फिर आपको ये सीवी वैल्यू फाइंड कर सकता है। अगर आप म्यू एच को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दें तो सेम एक्सप्रेशन आपको सीवी के लिए आर्टिकल को रेफरेंस लेकर फाइंड हो जाएगा। बट मैंने आपको ये किया आप मेमोराइज करके रिजल्ट फाइंड नहीं कर सकते। तो आपको ये पार्टीशन फंक्शन गिवन है सिस्टम के लिए, यू वैल्यू फाइंड करेंगे के बी टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी एल एन ऑफ जेड। सिस्टम के लिए पार्टीशन फंक्शन का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और के बी टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। देन एन ये मल्टीप्लाई में मिलेगा लॉग फैक्टर से, के बी टी स्क्वायर लॉग फैक्टर 2 cos हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 cos हाइपरबोलिक एप्सिलॉन बाई के बी टी 2 sin हाइपरबोलिक एप्सिलॉन बाई के बी टी। हम आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में तो माइनस एप्सिलॉन बाई के बी टी स्क्वायर देन माइनस एन एप्सिलॉन tan हाइपरबोलिक एप्सिलॉन बाई के बी टी। ये एवरेज एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन आपको फाइंड हो गया। सीवी वैल्यू डेल यू बाई डेल टी माइनस एन एप्सिलॉन कांस्टेंट tan हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन करेंगे sec हाइपरबोलिक स्क्वायर एप्सिलॉन बाई के बी टी। आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस एप्सिलॉन बाई के बी टी स्क्वायर। अगर आप के बी मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड कर लें तो एप्सिलॉन बाई के बी टी होल स्क्वायर बन जाएगा sec हाइपरबोलिक स्क्वायर एप्सिलॉन बाई के बी टी। ये एक्सप्रेशन मैंने आपको फिर से पार्टीशन फंक्शन की बिंदु से ड्राइव करा दिया। अगर आप आर्टिकल पे जाएं तो ये सेम एक्सप्रेशन है, आप चेक कर लीजिए। एवरेज एनर्जी के लिए भी इस टर्म को एप्सिलॉन रिप्लेस करेंगे तो माइनस एन एप्सिलॉन tan हाइपरबोलिक एप्सिलॉन बाई के बी टी। फिर से डिफरेंशिएशन किया तो एन के बी एप्सिलॉन बाई के बी टी होल स्क्वायर sec हाइपरबोलिक स्क्वायर एप्सिलॉन बाई के बी टी। सेम रिलेशन आपको फाइंड हो गया। अब स्टेटमेंट में एप्सिलॉन और टेम्परेचर का रिलेशन दिया हुआ है एट T is equal to epsilon by Kb, that is epsilon is equal to Kbt। यहाँ पे प्लेस करेंगे then Cv is equal to n Kb। ये रेशियो 1 हो गया sec हाइपरबोलिक स्क्वायर 1। अगर आप sec हाइपरबोलिक स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे sec हाइपरबोलिक स्क्वायर 1 की वैल्यू प्लेस करते हैं तो ये Cv वैल्यू x n Kb बनेगा। तो ये बोथ वैल्यूज को n Kb का कोफिशिएंट कंपेयर करके x वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x is equal to sec हाइपरबोलिक स्क्वायर 1 और जैसे ही आप ये वैल्यू फाइंड करेंगे sec हाइपरबोलिक स्क्वायर 1 की वैल्यू तो ये 0.41997 के राउंड वैल्यू मिलेगा और 2 डेसिमल प्लेस में इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.42 बनेगा। सभी को क्लियर हो गया प्रॉब्लम? सर बैक स्लाइड शो करना। थैंक यू सर। केमिकल एंसेंबल में एनर्जी वेरिएबल है, समटाइम एनर्जी फ्लक्चुएशन पे प्रॉब्लम पूछा जाता है। एनर्जी फ्लक्चुएशन इन केमिकल एंसेंबल। और फ्लक्चुएशंस डिफाइन करने के लिए जैसे आप क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी फाइंड करते थे तो सिमिलर आपको यहाँ पे नोटेशंस रिकॉर्ड होंगे। डेफिनेशन फ्लक्चुएशन के लिए आपको पहले एवरेज एनर्जी से रिजल्ट फाइंड करना है। तो रिकॉल करें इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड डीजेनरेसी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दूसरे रिप्रेजेंट किया था ये एवरेज एनर्जी एक्सपेक्टेशन नोटेशन से प्लेस कर सकते हैं और ये डेफिनेशन था समेशन ओवर आई। अगर सिस्टम की एनर्जी पी आई और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी पी आई तो ऑल स्टेट्स पे टर्म को सम करेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड डीजेनरेसी समेशन ओवर आई जी आई टी आई प्रोबेबिलिटी की वैल्यू डीजेनरेसी एनर्जी में प्लेस करेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई डिवाइडेड बाई समेशन ओवर आई जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। ये एवरेज एनर्जी के लिए आपको एक्सप्रेशन पहले डिस्कस किया है, इसका प्रॉब्लम भी आपको डिस्कस हुआ है। अगर इस एवरेज एनर्जी के एक्सप्रेशन को आप बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो इस एक्सप्रेशन में बीटा न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में। तो डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर पार्ट एज सच समेशन ओवर आई जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे समेशन ओवर आई जी आई ई आई। ये टर्म कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल एज सच एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल किया तो माइनस ई आई मल्टीप्लाई होगा माइनस न्यूमरेटर पार्ट एज सच समेशन ओवर आई जी आई ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे समेशन ओवर आई जी आई कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई
एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस EI मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ समेशन ओवर I GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये जो EI यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस समेशन के लेफ्ट में आप नोट नहीं करेंगे। सिमिलर अप्रोच यहाँ पे है, ये EI को इस समेशन के लेफ्ट में नोट नहीं करेंगे क्योंकि ये एनर्जी वैल्यूज के समेशन है। ये टर्म समेशन ओवर I GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI SH, ये टर्म इस माइनस को आउटर में मैंने नोट किया, समेशन ओवर I EI स्क्वायर, इस टर्म को प्रोडक्ट करेंगे तो EI स्क्वायर हो गया, GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। ये डिनोमिनेटर टर्म को सेपरेटली बोथ टर्म में डिवाइड कर, समेशन ओवर I GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI होल स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, बोथ टर्म सेम है, आप कंपेयर कर सकते हैं। समेशन ओवर I EI GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI डिवाइडेड बाई समेशन ओवर I GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI, ये होल स्क्वायर नोट कर सकते। ये जो यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नोट किया है, प्रोबेबिलिटी में ये GI इसके लेफ्ट राइट कहीं पे भी नोट कर सकते हो। अब ये रिकॉल करिए, जो टर्म यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के लिए आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन में जो टर्म है उसी का एवरेज यहाँ पे नोट कर रहा है। तो ये टर्म को कंपेयर करें, ये टर्म में अभी सिंप्लीफिकेशन करें, ये 1 पावर ये कैंसिल आउट हो गया। ये पॉइंट सभी को क्लियर है? Yes, sir. अब ये डेफिनेशन को आप एनालॉजी करिए इस पार्ट से, तो ये फर्स्ट टर्म EI स्क्वायर का एवरेज रिप्रेजेंट करेगा, ब्रैकेट में जो टर्म है ये टर्म को आप नोट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी टर्म, तो समेशन ओवर I EI स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी, तो दिस टर्म रिप्रेजेंट माइनस E स्क्वायर एवरेज, और ये टर्म कंपेयर करें, दिस इज E एवरेज स्क्वायर। रिकॉल करिए, आपको क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी टर्म डिफाइन कराया था, अनसर्टेनिटी दैट इज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, और इसी से आपको मीन स्क्वायर डेविएशन एनर्जी पे मोर प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया था, दैट इज E स्क्वायर एवरेज माइनस E एवरेज स्क्वायर। ये पॉइंट क्वांटम मैकेनिक्स से रिकॉल हो रहा होगा सभी को। इस टर्म रिप्रेजेंट मीन स्क्वायर डेविएशन इन एनर्जी। तो अगर आप ये डेफिनेशन को कंपेयर करें तो माइनस अगर आप कॉमन ले लें, दिस टर्म रिप्रेजेंट E स्क्वायर एवरेज माइनस E एवरेज स्क्वायर, दिस टर्म इज माइनस ऑफ डेल E स्क्वायर। तो भी इस स्टेप का इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे, बाकी ये डेफिनेशन सभी को रिलेट हो गया। Yes, sir. डेल E स्क्वायर कैन बी written as माइनस ऑफ डेल U बाई डेल बीटा, एंड बीटा इज 1 बाई KBT, तो ये डेरिवेटिव को आप रिलेट कर सकते हैं KBT स्क्वायर डेल बाई डेल T ऑफ U। और ये डेरिवेशन जब आपने किया है, ये पार्ट जब आपने फॉलो किया है, तो बीटा रिलेटेड विद टेम्परेचर, तो आपने ओनली टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है। कैनोनिकल एंसेंबल में आप मैक्रो स्टेट को N, V और T से रिप्रेजेंट करता है, तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में वेरिएशन किया, N और V कांस्टेंट है, तो जब आप ये डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे डेल U बाई डेल T एट कांस्टेंट N एंड V है, और जैसे ही आपने ये कांस्टेंट फैक्टर लिया, ये डेफिनेशन आपको हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम रिलेट हो गया, तो KBT स्क्वायर CV। ये डेफिनेशन को, ये टोटल टर्म को मैंने ये फॉर्म नोट किया है, किसी को डाउट तो नहीं? Okay. तो यहाँ पे जो एनर्जी मीन स्क्वायर डेविएशन टर्म है वो स्पेसिफिक हीट से रिलेट हो गया, और जो स्पेसिफिक हीट इंटरनल एनर्जी से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन ऐसे पूछा है। अब अगर आपको ये मीन स्क्वायर डेविएशन फाइंड करना होता तो एक एवरेज एनर्जी फाइंड करना होता, जो प्रोबेबिलिटी टू आइगन वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं, जो पहले आपको डेफिनेशन बताया है, समेशन ओवर I GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। अगर आपको डिस्क्रीट एनर्जीज गिवन है और आपको फ्लक्चुएशन फाइंड करना है, एनर्जी में वेरिएशन फाइंड करना है, तो 1 पावर का आप एवरेज फाइंड करेंगे, तो डिफरेंट वे में आप फ्लक्चुएशंस फाइंड कर सकते हैं। अगर आप स्क्वायर का एवरेज फाइंड करें, जो डेफिनेशन अभी यूज भी हुआ है, EI स्क्वायर GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI डिवाइडेड बाई समेशन ओवर I GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। दीज टू टर्म सेपरेटली फाइंड करके आप ये डेल E स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, E स्क्वायर एवरेज माइनस E एवरेज स्क्वायर। अगर आपको डेल E फाइंड करना है तो आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, KBT स्क्वायर CV स्क्वायर रूट। तो आपकी चॉइस है, चाहे तो आप इस अप्रोच से फाइंड कर लें, या जो मेथड मैंने आपको यहाँ पे सजेस्ट किया है, अगर आपको एवरेज इंटरनल एनर्जी फाइंड है, ये रिजल्ट आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आप ओनली इस एक्सप्रेशन का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में वेरिएशन करके, इस डेफिनेशन से आप रिलेट करके रिजल्ट इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको ये टर्म सेपरेटली फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अप्रोच फॉलो करेंगे। मोस्टली सिस्टम के लिए आपको सीवी का जो स्टैंडर्ड सिस्टम्स हैं, इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर डिपेंडेंसी, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंडेंसी, हीट कैपेसिटी का नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंडेंसी, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी नोन होगा, उससे आप इजीली ये वेरिएशन फाइंड कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, चाहे आप लाइक दिस को फाइंड करें या आप इस अप्रोच से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फ्लक्चुएशंस डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उनको अप्लाई करेंगे। कैसे फाइंड हुआ वो आपको यहाँ पे हिंट हो गया। क्वांटम मैकेनिक्स में आप डेविएशन वर्ड यूज करते थे वेरिएशन इन एनर्जी के लिए, जो आप वेरिएबल पार्ट से एक्सपेक्टेशन डिफरेंस फ्रॉम डेविएशन बताता है। तो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन इन एनर्जी, वो अनसर्टेनिटी टर्म ऑफ डेल्टा ई फाइंड कराए थे। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो अनसर्टेनिटी एनर्जी बताता है। तो यहाँ पे डेविएशन के प्लेस पे फ्लक्चुएशन वर्ड आप यूज करेंगे, डेफिनेशन आप सिमिलरली रिलेट कर पाएंगे। रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन इन एनर्जी, जो अनसर्टेनिटी के लिए नोटेशन था, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन के लिए नोटेशन था, वो यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन एनर्जी के लिए नोटेशन बन गया, दैट इज डेल्टा ई। और डेल्टा ई का डेफिनेशन स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर एवरेज माइनस ई एवरेज स्क्वायर, जो आपको भी डेरिवेशन डिस्कस किया है, के बी टी स्क्वायर सी। ये टर्म आपको रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन डिफाइन करेगा। समटाइम आपको मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन की रिक्वायरमेंट होगी, मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन एनर्जी। मीन स्क्वायर के लिए जो रूट टर्म है उसको एलिमिनेट करना, तो ये स्क्वायर आप फाइंड करेंगे, केबीटी स्क्वायर सी। समटाइम रिलेटिव वैल्यूज आपको फाइंड करनी होंगी, रिलेटिव रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन एनर्जी। रिलेटिव रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन एनर्जी, ये डेफिनेशन बनेगा डेल्टा ई बाई एवरेज इंटरनल एनर्जी। ये फ्रैक्शनल पार्ट है, रेशियो है। समटाइम आपको रिलेटिव मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन फाइंड करना होगा, रिलेटिव मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन इन एनर्जी, दैट इज डेल ई स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। और ये बेसिक डेफिनेशंस आपको रिलेट होंगी, तो आप इनकी डिपेंडेंसीज, इनके रिजल्ट्स पर्टिकुलर सिस्टम के लिए फाइंड कर सकते हैं। समटाइम दीज फ्लक्चुएशन का पार्टिकल नंबर पे डिपेंडेंसी पूछा जाता है, ऑर्डर पूछा जाता है कि n पावर 1 के प्रोपोर्शनल होगा या n पावर हाफ के प्रोपोर्शनल होगा, n पावर माइनस हाफ के प्रोपोर्शनल होगा। तो मैंने आपको 3 और 4 स्टैंडर्ड सिस्टम्स डिस्कस किए हैं केमिकल एंसेंबल में। फर्स्ट सिस्टम क्लासिकल आइडियल गैस, नेक्स्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्लासिकल और क्वांटम। फिर आपको मैग्नेटिक सिस्टम के लिए हिंट किया, आपको CV और U दीज का नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंडेंसी सभी को कंफर्म है। आपके नोटबुक में ये जो स्टेटमेंट्स मैंने सिस्टम के नेम बोले हैं, उन सिस्टम से डिपेंडेंसी चेक करिए। किसी भी सिस्टम के लिए अगर आप U का डिपेंडेंसी चेक करें और CV का डिपेंडेंसी चेक करें, तो U is directly proportional to n power 1, CV is also directly proportional to n power 1। ये पॉइंट रिलेट हो गए सभी को। क्लासिकल आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी 3/2 n kBT बताया था, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए n kBT बताया है, CV वैल्यू हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए n kB और क्लासिकल आइडियल गैस के लिए 3/2 n kB। तो आप चेक कर सकते हैं U का n पे डिपेंडेंसी n पावर 1 और CV का n पावर 1 पे डिपेंडेंसी है। मैग्नेटिक सिस्टम पे चले जाइए, जो अभी आपको डिस्कस किया है, ये n के 1 पावर के प्रोपोर्शनल है, CV वैल्यू n के 1 पावर के प्रोपोर्शनल है। तो सम टाइम n पे डिपेंडेंसी पूछा जाएगा फ्लक्चुएशन के लिए, एनर्जी फ्लक्चुएशन के लिए, तो आप इजीली इनको रिलेट कर सकते हैं। ये नोटेशन वाइज आपको ये स्टेटमेंट मैंने नोट करा दिए। तो डेल्टा ई का डिपेंडेंसी आपको दिस वन रिप्रेजेंट रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन एनर्जी, और डेफिनेशन आपको डिस्कस किया केबी टी स्क्वायर CV स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी कंफर्म हो गया, ये n पावर हाफ के प्रोपोर्शनल। डेल्टा ई स्क्वायर दैट इज केबी टी स्क्वायर CV n पावर 1 के प्रोपोर्शनल है। डेल्टा ई बाई ई एवरेज रिलेटिव फ्लक्चुएशन, रिलेटिव रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन एनर्जी, ये डिपेंडेंसीज आपको यहाँ पे कंफर्म। डेल्टा ई n पावर हाफ के प्रोपोर्शनल है और U वैल्यू n पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, तो ये डिपेंडेंसी आपको कंफर्म हो गया n पावर माइनस हाफ के प्रोपोर्शनल। डेल्टा ई स्क्वायर बाई ई एवरेज स्क्वायर रिलेटिव मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन इन एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम के लिए डिपेंडेंसीज फैक्ट रहेंगी। अब यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, U स्क्वायर n पावर 2 के प्रोपोर्शनल हो गया और डेल्टा ई स्क्वायर n पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, तो n पावर माइनस 1 के प्रोपोर्शनल बनेगा। ये जो डेफिनेशंस मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किए हैं, डिपेंडेंसीज जो आपको डिस्कस किए हैं, वो किसी भी सिस्टम के लिए रखते हैं। ये दीज डेफिनेशंस और n पे डिपेंडेंसी सभी सिस्टम के लिए रखते हैं।
बट किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए अगर ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आपको कंपेयर करना हो तो आप यहाँ पे एक्सप्रेशंस फाइंड कर सकते हैं। आपको ये सिस्टम्स डिस्कस किए हुए हैं फॉर मोनोटॉमिक क्लासिकल आइडियल गैस। यू वैल्यू एग्जैक्टली आपको बताया है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल 3/2 एन के बी। सीवी वैल्यू आपको एग्जैक्टली बताया है 3/2 एन के बी। अगर आपको डेल्टा ई फाइंड करना हो तो यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ के बी टी स्क्वायर। सीवी वैल्यू प्लेस किया 3/2 एन के बी, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 एन के बी टी स्क्वायर। अब यहां से भी डिपेंडेंसी चेक कर सकते हैं, 10 पावर हाफ के प्रोपोर्शन है। डेल्टा ई बाई यू जब इस एक्सप्रेशन में ये टर्म से डिवाइड करेंगे तो के बी टी कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर रूट 2/3n। डिपेंडेंसी ये टर्म के लिए आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, 10 पावर माइनस हाफ है। तो ये रिलेशन आपको यहाँ पे फाइंड हो गए। बट अगर आप सिस्टम को चेंज करेंगे और लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर और ए सिस्टम ऑफ एन लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, यू वैल्यू एन के बी टी आपको डिस्कस किया था, सीवी वैल्यू एन के बी। अगर आप डेल ई फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ के बी टी स्क्वायर एन के बी, स्क्वायर रूट ऑफ एन के बी टी स्क्वायर। तो डिपेंडेंसीज तो मैच कर रही हैं, एन पावर हाफ के प्रोपोर्शनल है, बट एक्सप्रेशन चेंज हो गया। डेल्टा ई बाई यू स्क्वायर रूट ऑफ 1/n। आप कंपेयर कर सकते हैं, डिपेंडेंसीज मैच कर रही हैं, बट जो कंडीशन है वो डिफरेंट है। किसी भी सिस्टम के लिए जो मैंने स्टैंडर्ड सिस्टम डिस्कस किए हैं, आप दीज स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी रिजल्ट जो रिक्वायर्ड होगा फाइंड कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. पेज नंबर 56, प्रॉब्लम नंबर 12। पेज नंबर 56, प्रॉब्लम नंबर 12। पेज नंबर 57, प्रॉब्लम नंबर 18। सॉरी पर बैकस्लैश दिखा। Page number 56, problem number 12. The standard deviation of the energy of a system in canonical ensemble is equal to, ये आपको डेफिनेशन वहां पे यूज किया है, स्टैंडर्ड डेविएशन इन एनर्जी केबीटी स्क्वायर सीवी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट बनेगा। पेज नंबर 57, प्रॉब्लम नंबर 18. In a statistical description of a system in canonical ensemble, the relative uncertainty in the energy of the system delta E by E, relative uncertainty और relative root mean square fluctuation, ये पार्ट पूछा है वहां पे। n पे डिपेंडेंसी पूछा है, ये पार्ट आपको यहाँ पे डिस्कस किया, n पावर माइनस हाफ के प्रोपोर्शनल, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट बनेगा। पेज नंबर 51, प्रॉब्लम नंबर 6। पेज नंबर 51, प्रॉब्लम नंबर 6. For a system in thermal equilibrium with a heat bath at temperature T, which one of the following equalities is correct? आपको ये डेरिवेशन जो डिस्कस किया है, ये नोटेशंस आपको यहाँ पे बताएं। अगर डेल यू बाई डेल बीटा आपने फाइंड किया, यू को आप ई एक्सपेक्टेशन से रिप्लेस कर दें तो डेल बाई डेल बीटा ई एक्सपेक्टेशन, ऑल ऑप्शन के लेफ्ट हैंड साइड आपको कंफर्म हो गया, और ये आपको यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। माइनस ऑफ ई स्क्वायर एवरेज प्लस ई स्क्वायर एवरेज, ई एवरेज स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एवरेज, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। पेज नंबर 51, प्रॉब्लम नंबर 10. इफ द मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन इन एनर्जी, और मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन इन एनर्जी के लिए नोटेशन था डेल ई स्क्वायर। मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एट टेंपरेचर T is proportional to T power alpha. Then the energy of the system is proportional to.
एनर्जी का टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी फाइंड करना है। और रिकॉल करिए जब आपको थर्मोडायनामिक्स डिस्कस किया था, अगर u t और v का फंक्शन है तो इनफाइनिटेसिमल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज del u by del t एट कांस्टेंट v dt प्लस del u by del v एट कांस्टेंट t dv। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी अब इस पार्ट से फाइंड करें, और टेम्परेचर डिपेंडेंसी फाइंड करने के लिए du ये cv dt, ये पॉइंट सभी को क्लियर हो रहा है? Yes, sir. अगर आप इसको इंटीग्रल कर दें तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी सब यहाँ पे फाइंड हो जाएगा, और ये वैल्यू आपको के बी टी स्क्वायर सीवी के लिए डिपेंडेंसी डेल्टा ई स्क्वायर डेफिनेशन से कंफर्म है। तो यहाँ से आपको सीवी का डिपेंडेंसी कंफर्म है, दैट इज टी पावर अल्फा माइनस 2। तो यू का टेम्परेचर डिपेंडेंसी फाइंड करने के लिए आप इसको इंटीग्रल करेंगे, यहाँ से आपको इंटर एनर्जी का टेम्परेचर डिपेंडेंसी सीवी का डिपेंडेंसी प्लेस किया तो टी पावर अल्फा माइनस 2 dt दैट इज टी पावर अल्फा माइनस 2। थर्ड ऑप्शन कर करिए। ये जो आपको मैंने यहाँ डिस्कस किया है कोई न्यू पार्ट नहीं है, ये पहले हिंट हो गया है, इसको रिलेट करेंगे, इसके आगे आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। समटाइम आपको एंट्रोपी का भी टेम्परेचर डिपेंडेंसी पूछा होता है, ये पॉइंट भी पहले डिस्कस किया है। अगर एस टी और वी का फंक्शन है फॉर इनफाइनिटेसिमल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी दैट इज del s by del t at constant v dt plus del s by del v at constant t dv। ये रिकॉल करिए सीवी का डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपको एंट्रोपी के टर्म्स में डिस्कस किया हुआ है, t del s by del t at constant v। ये डेफिनेशन रिकॉल हो रहा होगा सभी को, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. ये तो सभी को क्लियर है। डेल क्यू को एंट्रोपी के टर्म्स में रिप्लेस करेंगे, टी del s by del t at constant v। तो ये टर्म का डेफिनेशन आपको सीवी से रिलेट हो गया, यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं cv by t dt प्लस del s by del v at constant t dv। तो इनफाइनिटेसिमल चेंज के लिए आपको रिलेशन पता चलेगा। अगर ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंसी आपको प्रॉब्लम में पूछा है तो आप इंटीग्रल करके टेम्परेचर डिपेंडेंसी फाइंड कर सकते हैं, ये वेरिएशन आप फाइंड कर सकते हैं। फंक्शन के अकॉर्डिंग जो डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड होगा वो आप फाइंड कर सकते हैं। ये पॉइंट सभी को क्लियर होना चाहिए। पेज नंबर 49 प्रॉब्लम नंबर 29, पेज नंबर 48 प्रॉब्लम नंबर 19। ये कंसेप्ट पहले भी डिस्कस हुआ है तो ये चेक कर लेंगे, प्रॉब्लम पहले तो डिस्कस नहीं हुआ है। The heat capacity Cv at constant volume of a metal as a function of temperature is Cv is equal to alpha T plus beta T cube, where alpha and beta are constant. The temperature dependence of entropy at constant volume. At constant volume find करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। At constant volume integral ds is equal to integration Cv by T dt। इंटीग्रेशन अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यू बाई टी करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर डी टी। इंटीग्रल करेंगे अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यू बाई 3। फर्स्ट ऑप्शन रखिए। नेक्स्ट वन को ट्राई करिए। Sir, option C. दोनों सिमिलर प्रॉब्लम है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको सीवी का डिपेंडेंसी दिया था और प्रॉब्लम नंबर 19 में आपको इंटर एनर्जी के थ्रू डिपेंडेंसी दिया। द इंटर एनर्जी E function of T of a system at fixed volume is found to depend on temperature as AT square plus BT power 4। तो यहाँ से आप CV फाइंड करेंगे del E by del T
at constant volume, twice AT plus 4B TQ. And entropy integration CB by T dt at constant volume, twice A plus 4B T square integration dt, twice AT plus 4B TQ by 3. थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं है. तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है, इस डिपेंडेंसी का हमको ये n पावर माइनस हाफ के प्रोपोर्शनल है रिलेटिव फ्लक्चुएशन इन एनर्जी. इस पॉइंट से आप कंफर्म कर सकते हैं कि अप्रोच तो चेंज है. जब आप एंसेंबल्स पढ़ते हैं, माइक्रो कैनिकल एंसेंबल और केमिकल एंसेंबल दोनों का मैक्रो स्टेट रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है. सिस्टम का थर्मोडायनामिक्स स्टडी करने का मेथड डिफरेंट है. इसमें माइक्रो स्टेट फाइंड करते हैं सिस्टम के रिगार्डिंग, और आप एंट्रोपी से सिस्टम का थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करते हैं माइक्रो कैनिकल एंसेंबल. केमिकल एंसेंबल में आप हेल्महोल्ट्ज एनर्जी फाइंड करते हैं बाय यूजिंग पार्टीशन फंक्शन, फिर आप सिस्टम का थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करते हैं. बट दोनों में आप कंपेयर करें तो फर्स्ट केस में आप मैक्रो स्टेट एन वी और टी से रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रो केमिकल के लिए, और केमिकल के लिए आप एन वी और टी से मैक्रो स्टेट रिप्रेजेंटेशन लेते हैं. तो केमिकल एंसेंबल में एनर्जी वेरिएबल है और माइक्रो केमिकल एंसेंबल में एनर्जी फिक्स है. बट बोथ की रिजल्ट जो आप कंपेयर करेंगे, मैंने सम सिस्टम्स आपको एक कॉमन सिस्टम डिस्कस किया, क्लासिकल आइडियल गैस इन माइक्रो केमिकल एंसेंबल और क्लासिकल आइडियल गैस इन केमिकल एंसेंबल, दोनों के रिजल्ट सेम होता है. रीजन भी आपको पता होना चाहिए. अगर आप लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले रहे हैं एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, जो वेरिएशन होगा एनर्जी में, रिलेटिव फ्लक्चुएशन इन एनर्जी और रिलेटिव रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन इन एनर्जी, डेल्टा ई बाई ई एवरेज, ये नेग्लिजिबल होगा, टेंड्स टू जीरो जाएगा. तो इसलिए बोथ के जो रिजल्ट्स हैं वो मैच करेंगे. केमिकल और माइक्रो केमिकल एंसेंबल के जो रिजल्ट हैं अप्रोच चेंज होते हुए मैच करते हैं. बट अगर ये नंबर ऑफ पार्टिकल वेरी लार्ज नहीं है तो माइक्रो केमिकल और केमिकल एंसेंबल में जो एनर्जी वैल्यूज हैं, यहाँ पे एनर्जी में फ्लक्चुएशंस आएंगे, एरर इंक्लूड हो जाएगा, एक रेंज बनेगा यहाँ पे कि एनर्जी इतने से इतने के बीच हो सकता है. जबकि केमिकल एंसेंबल माइक्रो केमिकल एंसेंबल में एनर्जी फिक्स रहेगा ना. आरपी आप बता सकते हैं कि एनर्जी सिस्टम का ये पर्टिकुलर वैल्यू है. केमिकल में बताएंगे इस पर्टिकुलर वैल्यू से इस पर्टिकुलर वैल्यू तक कोई भी एनर्जी की वैल्यू हो सकती है. बट जैसे ही आप एन को लार्ज लेंगे वो वेरिएशन एलिमिनेट हो जाएगा, रेंज नैरो होता चला जाएगा. तो अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट्स मैच हो जाएंगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 51, कॉल नंबर 11. स्टेटमेंट रीड करिए और ट्राई करिए. सर बैक स्लाइड शो कर दीजिए. थैंक यू सर. Page number 51, problem number 11. Consider a system of capital and distinguishable particles with two energy levels for each particle. A ground state with energy 0 and excited state with energy epsilon. What is the average energy per particle as the system temperature tends to infinity? पहले आप एवरेज एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करें, एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम की एवरेज एनर्जी के लिए आपको वन पार्टिकल की एवरेज एनर्जी फाइंड करना है और n से मल्टीप्लाई करना है. लास्ट लेक्चर में आपको कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है. वन पार्टिकल के लिए एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन बाई केबीटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन बाई केबीटी. अगर यहाँ से एक्सपोनेंशियल टर्म कॉमन लेके एडजस्ट करें, ये डिनोमिनेटर में आप इंक्लूड कर लें, n एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन बाई केबीटी. यहाँ पे आप लिमिटिंग कंडीशन अप्लाई करें एज t टेंड्स टू इंफिनिटी, एन एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल पूछा है. तो यहाँ से t को जैसे इनफाइनाइट प्लेस करेंगे 1 बाई इंफिनिटी 0 हो गया, तो एक्सपोनेंशियल 0 1 बनेगा, एंड दिस वैल्यू अप्रोच टू n एप्सिलॉन बाई 2 एंड एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल अप्रोच टू एप्सिलॉन बाई 2. कंपेयर करें सेकंड ऑप्शन में.
नेक्स्ट प्रॉब्लम को ट्राई करेंगे. पेज नंबर 61, प्रॉब्लम नंबर 18. A system has two energy levels with energy epsilon and 2 epsilon. The lower level is fourfold degenerate. Suppose ये लेवल की एनर्जी को मैंने epsilon 1 और epsilon 2 से रिप्रेजेंट कर दिया. Epsilon 1 is epsilon and corresponding degeneracy is 4. Epsilon 2 is 2 epsilon and corresponding degeneracy while the upper level is W G2 is 2. If there are n non-interacting classical particles in the system which is in thermodynamic equilibrium at temperature capital T, the fraction of particles in upper level. अभी आपको ये कंसेप्ट डिस्कस किया था. फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल के लिए आपको स्टेटमेंट नोट कराया है. रिलेटिव पॉपुलेशन के लिए वो पॉइंट्स अगर आप रिकॉल कर पाए तो आपको फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन अपर लेवल 2 से रिप्रेजेंट करा है. दैट इज n2 by n फाइंड करने के लिए आपको अपर लेवल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन अपर लेवल n2 by n, that is p2. and p2 g2 exponential minus beta epsilon 2 divided by g1 exponential minus beta epsilon 1 plus g2 exponential minus beta epsilon. अब ये एनर्जी और कॉरस्पॉन्डिंग डिजेनेसिस प्लेस कर दीजिए. g2 is 2 exponential minus 2 beta epsilon divided by 4 exponential minus beta epsilon plus 2 exponential minus 2 beta epsilon. अब ऑप्शन में जाएं. ऑप्शन में न्यूमरेटर पार्ट में 1 वैल्यू है तो ये 2 एक्सपोनेंशियल फैक्टर को आप डिनोमिनेटर में एडजस्ट करेंगे तो 2 कॉमन लेके एडजस्ट हो गया तो ये फैक्टर 2 में कन्वर्ट हो गया और ये डिनोमिनेटर में आप एक्सपोनेंट वैल्यू प्लस हो जाएगा और जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन बाई केवीटी प्लस जब आप सेकंड टर्म में प्रोडक्ट करेंगे ये वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाएगा. सेकंड ऑप्शन 1 by 1 plus 2 एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन बाई केवीटी. तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी पूछा होता तो आप प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर लेते. बट अगर फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स का डेफिनेशन आपको नहीं पता है तो क्या आपको फाइंड करना है. अगर वहां पे मिस्टेक हो गया तो रिजल्ट भी रॉन्ग हो गया. पेज नंबर 55, प्रॉब्लम नंबर 5. स्टेटमेंट रीड करिए, मैसेज फॉलो करिए. A system consists of n number of particles with n very greater than 1. Each particle can have only one of the two energies, E1 or E1 plus epsilon, where epsilon is positive. If the system is in equilibrium at temperature T, the average number of particles with energy E1. देखो आपको जो भी डेफिनेशंस मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं ये आपको एक आइडिया होना चाहिए. ये तभी करेक्ट है जब आप इस केस में क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे बोल्ट्जमैन फैक्टर के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. बोसॉन्स और फर्मियंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है जब तक वहाँ पे स्पेशली मेंशन ना कर दे कि क्लासिकल है. तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एनर्जी E1 के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो n1 वैल्यू आपको फाइंड करना है और n1 फाइंड करने के लिए आप कॉरस्पॉन्डिंग लेवल की प्रोबेबिलिटी में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आप मल्टीप्लाई करें तो n एस जीरो एनर्जी की E1 एनर्जी की कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी नॉन डिजेनरेट एनर्जीज हैं एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन E1 बाई केवीटी डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल माइनस E1 बाई केवीटी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस E1 प्लस एप्सिलॉन बाई केवीटी. अभी एक्सपोनेंशियल फैक्टर को डिनोमिनेटर में एडजस्ट करेंगे तो 1 n डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन बाई केवीटी. थर्ड ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे. पेज नंबर 61, प्रॉब्लम नंबर 19. बहुत जल्दी से ट्राई करेंगे. कंप्लीट हुआ. को पार्टीशन फंक्शन फाइंड करना है. कंसीडर ए सिस्टम whose three energy levels are 0 epsilon 2 epsilon. The energy level epsilon is twofold degenerate
and the other two are non-zero. The partition function of the system with beta is equal to 1 by kBt is given by. सिस्टम की एनर्जीज गिवन है और सिस्टम के लिए पार्टीशन फंक्शन फाइंड करना है। एक्सपोनेंशियल 0 1 हो गया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिजेनरेसी आपको यहाँ पे 2 4 दिया है। नेक्स्ट एनर्जीज नॉन डिजेनरेट है। ये पार्टीशन फंक्शन आपको सिस्टम के लिए बनेगा। सिस्टम की एनर्जीज गिवन है, सिस्टम के लिए पार्टीशन फंक्शन पूछा, बट ऑप्शन में ये फॉर्म प्रेजेंट है। अगर आप ये कंपेयर करें तो 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन होल स्क्वायर। सर ऊपर भी होना है ना? सर ये यहां तक मिस्टेक हुआ है, यहां पे मिस्टेक होना है। एनर्जी लेवल एप्सिलॉन इज 2 4 डिजन, तो ये टर्म ट्वाइस बनेगा। अब कट हो गया, तो ये सच पार्ट यहां पे प्रेजेंट नहीं है। अब अगर आप इसको कंपेयर करें तो 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर नोट कर सकते हैं। तो ये आप कंपेयर करेंगे तो थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 44, प्रॉब्लम नंबर 52। सर एक बार बैक साइड कर दीजिए। ओके सर। पेज नंबर 44, प्रॉब्लम नंबर 52। Consider capital and non-interacting distinguishable particles in a two-level system at temperature T. The energies of the levels are 0 and epsilon, where epsilon is positive. In the high temperature limit, kBt is very very greater than epsilon. What is the population of the particles in the level with energy epsilon? अगर आप फर्स्ट लेवल एनर्जी 0 ले रहे हैं और सेकंड लेवल एनर्जी एप्सिलॉन ले रहे हैं, तो सेकंड लेवल के लिए आपको पॉपुलेशन फाइंड करना है। आपको n2 वैल्यू फाइंड करना है। तो n2 इज n टाइम्स ऑफ p2, n एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन, और बीटा को इन टर्म्स ऑफ टेंपरेचर कन्वर्ट करेंगे, n एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन बाय kBt डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन बाय kBt। इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर को डिनोमिनेटर में एडजस्ट करेंगे तो n बाई 1 प्लस एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन बाय kBt। अब स्टेटमेंट में आपको कंडीशन दिया है kBt इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एप्सिलॉन। यहां से आपको कंडीशन का हिंट हो गया, एप्सिलॉन बाय kBt इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंट वैल्यू तो स्मॉल है तो ये 1 को कंप्यूट करें। देन पॉपुलेशन इन सेकंड टेबल अप्रोच टू n by 2। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 59, प्रॉब्लम नंबर 6 एंड 7। कॉमन डेटाबेस प्रॉब्लम है। स्टेटमेंट रीड करें। An ensemble of capital N 3 level systems with energy E is equal to minus epsilon 0, 0 plus epsilon 0 is in thermal equilibrium at temperature T that beta is equal to kBt inverse. Problem number 6, if beta epsilon 0 is 2, the probability of finding the system in level epsilon is equal to 0. सिस्टम के लिए आपको एनर्जी वैल्यूज गिवन है माइनस एप्सिलॉन 0, 0 एंड प्लस एप्सिलॉन 0, और 0 लेवल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। और 0 लेवल की 0 एनर्जी के लिए प्रोबेबिलिटी नॉन डिजेनरेट एनर्जीज है। एक्सपोनेंशियल 0 1 हो गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्सपोनेंशियल बीटा एप्सिलॉन 0 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन। प्रोबेबिलिटी के एक्सप्रेशन में ये एनर्जी वैल्यूज प्लेस करेंगे तो 0 लेवल के लिए आपको प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट ये टर्म को cos हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करेंगे 2 cos हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन 0। स्टेटमेंट में बीटा एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 2 दिया है, देन कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1 बाई 1 प्लस 2 cos हाइपरबोलिक 2। अब ऑप्शन में कंपेयर कर लें, 1 प्लस 2 cos हाइपरबोलिक 2 इनवर्स, डी ऑप्शन करेक्ट बन। Problem number 7, the free energy of the system at high temperature, that is x is equal to beta epsilon 0 very very less than 1 is approximately। अब प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन जो मोर टाइम आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, एक्सप्रेशन यूज कर लिया, प्रोबेबिलिटी में जो डिनोमिनेटर टर्म है वो पार्टीशन फंक्शन बताता है। क्लियर है सभी को? यस सर। n सिस्टम्स जो आपको यहाँ पे एज ए पार्टिकल कंसीडर होंगे तो आपको पार्टीशन फंक्शन जो डिनोमिनेटर टर्म है उसका पावर से फाइंड कर सकते हैं। तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी that is minus kBt ln of partition function minus kBt ln of 1 plus exponential beta epsilon 0 plus exponential minus beta epsilon 0 power n, और log प्रॉपर्टी से ये n मल्टीप्लाई मिलेगा minus n kBt ln 1 plus exponential beta epsilon 0 plus exponential minus beta epsilon 0। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे
बीटा एप्सिलॉन 0 इज x, दैट इज वेरी वेरी लेस देन 1। ये कंडीशन आप अप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंशियल टर्म का जो सीरीज है वो आप ओपन करेंगे, 1 प्लस ये सीरीज को फर्स्ट ऑर्डर टर्म तक आप एक्सपेंड करिए, 1 प्लस बीटा एप्सिलॉन 0, हायर टर्म को नेगलेक्ट कर दें, तो ये सीरीज में भी फर्स्ट ऑर्डर टर्म तक एक्सपेंड करें, हायर ऑर्डर टर्म को आप नेगलेक्ट करें, माइनस n kbt, ये बीटा एप्सिलॉन 0 कैंसिल आउट, ln ऑफ ये 30 1 को ऐड किया तो 3 में कन्वर्ट हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली आपको वेरिएशन कंफर्म हो गया हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का, माइनस n kbt ln ऑफ 3, डी ऑप्शन करेक्ट बन गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 68, प्रॉब्लम नंबर 33, पेज नंबर 68, प्रॉब्लम नंबर 33, स्टेटमेंट रीड करिए। सर बैक स्लाइड शो कर दीजिए। थैंक यू सर। पेज नंबर 68, प्रॉब्लम नंबर 33, a gas of non-relativistic classical particles in one dimension is subjected to a potential V function of x is equal to alpha mod x। यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफाइन किया, अल्फा इज कांस्टेंट, द पार्टीशन फंक्शन। आपको यहाँ पे वन मॉलिक्यूल के लिए स्टेटमेंट में आपको मॉलिक्यूल का नंबर नहीं दिया है और ऑप्शन में भी वो इंक्लूड नहीं दिया है। इट मींस आपको गैस के वन मॉलिक्यूल के पार्टीशन फंक्शन के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो वन मॉलिक्यूल के लिए अगर आप हैमिल्टोनियन नोट करेंगे, नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाय 2m और पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू प्लेस करेंगे अल्फा मॉड x। वन डायमेंशन मेंशन किया है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया, पार्टीशन फंक्शन 1/h पावर f और f वैल्यू यहाँ पे प्लेस किया तो h पावर 1 हो गया। इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा h दैट इज p स्क्वायर बाय 2m प्लस अल्फा मॉड x, और वन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए पोजीशन का 1 एलिमेंट और मोमेंटम के लिए dp। तो ये डबल इंटीग्रल होगा, 1 फॉर पोजीशन और 1 फॉर मोमेंटम। इंटीग्रेशन लिमिट ये एक्सपोनेंट में सम है, सेपरेटली आप एक्सपोनेंशियल फैक्टर नोट कर सकते हैं। पहले पोजीशन डिपेंडेंट टर्म एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा अल्फा मॉड x dx, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा p स्क्वायर बाय 2m dp। इंटीग्रेशन लिमिट वन डायमेंशन के लिए माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी पोजीशन के लिए और मोमेंटम के लिए। अब ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। 1/h एसएच लिमिट इक्वल अपोजिट इंटीग्रेंड इवन है, 2 टाइम्स 0 टू पॉजिटिव पार्ट के लिए कन्वर्ट करेंगे, मॉड वैल्यू एलिमिनेट करेंगे। सिमिलर अप्रोच मोमेंटम पार्ट के लिए, लिमिट इक्वल अपोजिट इंटीग्रेंड ऑड है, इंटीग्रेंड इवन है, लिमिट को 2 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी के लिए कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा p स्क्वायर बाय 2m dp। 4/h ये इंटीग्रल पार्ट 0 factorial divided by alpha power n plus 1, alpha in this case is alpha beta। यहाँ पे गामा फंक्शन अप्लाई करेंगे, गामा n plus 1/2 से गामा हाफ दैट इज रूट पाई डिवाइडेड बाई 2 अल्फा इन दिस केस बीटा बाई 2m पावर 1/2। इसको ऑप्शन के कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्ट करेंगे, ये 2 4 को 2 टाइम एडजस्ट करेगा, ये 2m न्यूमरेटर में जाएगा, y भी इंक्लूड कर लिया। अब ये टोटल स्क्वायर रूट में इनको नोट करना है, ऑल ऑप्शन में स्क्वायर रूट है, तो ये 2 स्क्वायर रूट के इनसाइड में जब इंक्लूड करेंगे तो 4 हो गया और 2 पहले से बढ़ जाएंगे, 8 हो गया। 8/m अल्फा को स्क्वायर रूट के इनसाइड में इंक्लूड करेंगे अल्फा स्क्वायर, h को इंक्लूड करेंगे h स्क्वायर, बीटा पावर 1 यहाँ पे है और हाफ यहाँ पे है, 3/2 बनेगा स्क्वायर रूट के इनसाइड में बीटा की, या कंपेयर कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 8m पाई बाई बीटा क्यू अल्फा स्क्वायर h स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन करते हैं। पार्टीशन फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस डिस्क्रीट एनर्जी के लिए भी पूछे गए हैं और फेज स्पेस में भी पार्टीशन फंक्शन पे प्रॉब्लम पूछे।
कैसे फाइंड करना है वो क्लासिकल आइडियल गैस और हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपको मेथड बताया है, उसी को मैंने यहाँ पे गिवन पोटेंशियल के लिए फॉलो किया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 67, प्रॉब्लम नंबर 25। स्टेटमेंट रीड करिए और ट्राई करिए। पेज नंबर 67, प्रॉब्लम नंबर 25। मैं डिस्कस करता हूँ, कंपेयर करेंगे। ए सिस्टम ऑफ कैपिटल एंड नॉन इंटरेक्टिंग, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है नॉन इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, नॉन इंटरेक्टिंग वर्ड। कैपिटल एंड नॉन इंटरेक्टिंग क्लासिकल पार्टिकल्स, क्लासिकल पार्टिकल वर्ड से आपको डिस्टिंग्विशेबल केस का आइडिया मिलता है। ईच ऑफ मास m इज इन टू डायमेंशनल हार्मोनिक पोटेंशियल ऑफ द फॉर्म v फंक्शन ऑफ r। डायमेंशन आपको यहाँ पे स्पेस का डायमेंशन 2 है, तो पोजीशन के 2 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, x और y। तो अल्फा टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वेयर अल्फा इज पॉजिटिव कांस्टेंट। द कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम एट टेंपरेचर T, सिस्टम के लिए पूछा है और n पार्टिकल का रेफरेंस दिया। बट जैसे ही डिस्टिंग्विशेबल केस आपको कंफर्म हुआ, अगर आप 1 पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन फाइंड कर लें तो आप सिस्टम के पार्टीशन फंक्शन के लिए आप पावर n से फाइंड कर सकते हैं। तो 1 बाई h पावर f, तो h स्क्वायर बनेगा इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा h p स्क्वायर बाई 2 n, और मोमेंटम में भी 2 कंपोनेंट्स होंगे, x और y कंपोनेंट। काइनेटिक एनर्जी टर्म नॉट हो गया पोटेंशियल अल्फा टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, dx dy पोजीशन पार्ट के लिए और dpx dpy मोमेंटम पार्ट के लिए। 1 बाई h स्क्वायर sh, पोजीशन का x कंपोनेंट हम सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा बीटा x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा बीटा y स्क्वायर dy, इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा px स्क्वायर बाई 2 m dpx, इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा py स्क्वायर बाई 2 m dpy। मैंने कार्टेशियन कंपोनेंट्स में ये पार्टीशन फंक्शन नोट कर दिया। इसी सेम रिजल्ट को आप यहाँ पे, क्योंकि सर्कुलर सिमेट्री है 2 डायमेंशन के लिए, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में आप ये रिजल्ट इंटीग्रल पार्ट को कन्वर्ट करके भी फाइंड कर सकते हो, जो आपको इजी रहे उससे आप फाइंड कर सकते हो। अगर आप ये इंटीग्रेंट और लिमिट फॉर्म को कंपेयर करें तो दीज 2 इंटीग्रल वैल्यूज का रिजल्ट सेम बनेगा, ओनली वेरिएबल नोटेशन चेंज है और डेफिनेट इंटीग्रल के रिजल्ट वेरिएबल से इंडिपेंडेंट आते हैं, तो दीज 2 रिजल्ट सेम कंप्यूट करें, तो एक रिजल्ट को फाइंड कर लें और स्क्वायर कर दें। सिमिलर अप्रोच यहाँ पे है, तो ये रिजल्ट यहाँ पे फाइंड कर लें और स्क्वायर कर लें। तो x वाले टर्म को आप इंटीग्रल करें, लिमिट 0 यहाँ पे 2 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंट में स्क्वायर टर्म है और मल्टीप्लाई में x पावर 0 है, तो गामा हाफ दैट इज रूट पाई डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा पावर 1/2। सेम कंडीशन सेकंड इंटीग्रेशन टर्म कंप्यूट करेगा। ये टर्म का इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट पाई डिवाइडेड बाई बीटा बाई 2 m टोटल पावर हाफ। सेम कंडीशन आपको लास्ट इंटीग्रल, इसको सिंपलीफाई करेंगे, रूट पाई स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया, तो 4 टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई स्क्वायर टर्म है। बीटा पावर हाफ 4 टाइम्स है, ये बीटा स्क्वायर अल्फा, और ये 2 m पावर हाफ न्यूमरेटर में 2 m। सिस्टम के लिए पार्टीशन फंक्शन, सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन का पावर करेंगे 2 m पाई स्क्वायर बाई h स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर टोटल पावर n। बट प्रॉब्लम में h इंक्लूड नहीं है, अगर आप h को 1 कर दें तो पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम 2 m पाई स्क्वायर बाई अल्फा बीटा स्क्वायर पावर n। तो लास्ट ऑप्शन में चलिए, लास्ट ऑप्शन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे।
consider an ideal gas consisting of capital N non-interacting indistinguishable molecules और particles पर यूज कर सकते हैं. Indistinguishable particles each having mass m and follow energy momentum relation epsilon is equal to Cp, where C is the speed of light in vacuum. Filled in a three-dimensional container of volume capital V and is in thermal equilibrium. At absolute temperature capital T. Find the single particle partition function and partition function of the gas. मैंने स्टेटमेंट नोट कर दिया. अगर गैस का पार्टीशन फंक्शन आपको पता चल गया तो गैस की प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज आप पार्टीशन फंक्शन से फाइंड कर सकते हैं. स्टेटमेंट को एक बार खुद से रीड कर लें. फेज स्पेस में आपको पार्टीशन फंक्शन गैस के लिए फाइंड करना है. अगर आप सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन फाइंड कर लें तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ इंडिस्टिंग्विशेबल करता है, तो पावर n बाई n फैक्टोरियल से आप गैस का पार्टीशन फंक्शन फाइंड कर सकते हैं. सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन single particle partition function q1 function of t and v. डायमेंशन यहाँ पे मेंशन किया 3 डायमेंशन, तो 1 by h पावर f से h क्यूब इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा h, ये पार्ट आप यूज करेंगे यहाँ पे cp. d3q और d3p इस एक्सपोनेंशियल पार्ट में क्वेश्चन नहीं है, इसको सेपरेटली आप इंटीग्रल करेंगे. इंटीग्रल d3q को आप वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नोट कर सकते हैं. एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा cp d3p v by h क्यूब इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा cp. और ये जब फ्री पार्टिकल लेते हैं, नॉन इंटरेक्टिंग केस है, तो जो मोमेंटम स्पेस है वो स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल सिमेट्रिक होगा. और स्फेरिकली सिमेट्रिक के लिए आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट मोमेंटम पार्ट के लिए यूज कर सकते हैं. तो रेडियस पार्ट के लिए 0 टू इंफिनिटी वैल्यूज p स्क्वायर dp, थीटा और फाई से इंडिपेंडेंट बनेगा, तो थीटा के लिए इंटीग्रल 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा और फाई के लिए 0 टू 2 पाई. ये सभी को क्लियर होगा. ये आपको वॉल्यूम एलिमेंट 3 डायमेंशन के लिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, बट मोमेंटम स्पेस के लिए. ये लास्ट टू इंटीग्रल्स 4 पाई कंप्यूट करेंगे. 4 पाई v बाई h क्यूब. अब ये इंटीग्रल वैल्यू गामा फंक्शन के इंटीग्रेशन से अप्लाई कर सकते हैं. 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई बीटा c पावर n+1 से क्यूब बन गया. 8 पाई v बाई बीटा h c होल क्यूब. ये वन पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन आ गया. नॉन नेगेटिव केस में ये वन सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन का डिपेंडेंसी कुछ और था, यहाँ पे कोई और डिपेंडेंसी है. तो जैसे ही एनर्जी मोमेंटम रिलेशन चेंज होगा, पार्टीशन फंक्शन का फॉर्म चेंज हो जाएगा. पार्टीशन फंक्शन ऑफ द गैस दैट इज q and tv सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन का पावर करेंगे और इंडिस्टिंग्विशेबल केस है n फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे. 8 पाई v बाई बीटा h c होल क्यूब टोटल पावर n बाई n फैक्टोरियल. ये आपको गैस के पार्टीशन फंक्शन का देगा. अब इस गैस की जो भी थर्मल प्रॉपर्टी आपको फाइंड करना है, तो इस पार्टीशन फंक्शन को यूज करके फाइंड कर सकते हैं. हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, एवरेज एनर्जी, स्पेसिफिक हीट, एंट्रोपी, जो भी रिजल्ट फाइंड करना होगा ये पार्टीशन फंक्शन से आप सिस्टम का थर्मोडायनामिक्स स्टडी कर सकते हैं. जैसे आपको क्लासिकल नॉन रिलेटिविस्टिक आइडियल गैस के लिए मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पे रिलेटिविस्टिक गैस है. ये रिलेशन रिलेटिविस्टिक फोटोन गैस वर्ड भी आप यूज कर सकते थे. एनर्जी मोमेंटम रिलेशन बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सर फर्स्ट स्लाइड पर दिखा देंगे. मैं लास्ट स्लाइड से
फर्स्ट स्लाइड तक जा रहा हूँ, एक बार सुन लेंगे। सर, लास्ट आपने- से मैं फर्स्ट तक जा रहा हूँ। ओके सर, आपने एक लाइन बोली थी कि हम इसमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट ले रहे हैं सर, किसी वजह से सर वो बता दीजिए, जी। मिस हो गया था। फिर सर से आपने जब आपने मोमेंटम को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखा है इंटीग्रल में, तो सर आपने बताया था क्वेश्चन में सर वो लाइन मिस हो गई। ठीक है, आप ये रिकॉल करेंगे, जब मैंने माइक्रो स्टेट फेज स्पेस में कैलकुलेशन बताया था, तो ये स्टेटमेंट मैंने मोर टाइम रिपीट किया था। अगर फ्री पार्टिकल है तो फ्री पार्टिकल के लिए मोमेंटम स्पेस आइसोट्रोपिक आता है, 3 डायमेंशन में स्फीयर बनता है। तो यहाँ पे भी जैसे ही आप आइडियल गैस का कंसेप्ट लेंगे, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स नॉन इंटरेक्टिंग आएंगे, इट मींस वो पार्टिकल्स फ्री हैं। जो फ्री पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जो एनर्जी ओनली काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल नहीं है। तो जब फ्री पार्टिकल होगा तो मोमेंटम स्पेस आइसोट्रोपिक बनेगा, स्फेरिकल बनेगा, और स्फेरिकल सिमेट्रिक केस के लिए आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। यस सर, थैंक यू सर।